हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का विज्ञान। ठीक है फ्रेंड। अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड, प्लीज़ कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बने ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। एक 100 मिलीलीटर का एक बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर क्यूब है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृति होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के ये कण कितने छोटे?
पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1 में और 2 में नमक, शर्करा, डेटाल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? जब अब अगरबत्ती जला दें क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। हिलाएं नहीं, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रिया सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकार का रेखाचित्र बनाइए। क्या इन सभी का निश्चित आकार स्पर्श सीमाएं स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिरने से क्या होता है? यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी है, वायु है, स्नेह है, गंध है, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। तो इसमें से कुर्सी, ठीक है, कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण हैं।
कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका कारण बताइए कि इसका कारण क्या है। तो गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडे गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। ठीक है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, पानी के कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। जल के कणों के बीच आकर्षक बल कम होता है। इसको देखते हैं कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पदार्थ के कणों की कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं। जैसे पहला हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। और दूसरा हुआ कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और तीसरा हुआ कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और नंबर 4 हुआ कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। ठीक है, हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला है ठोस अवस्था। क्रियाकलाप भी देख लेते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। ठीक है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने या खींचने या गिराने से क्या होता है?
क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस हैं? बताइए। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? अब देखिए, स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है। बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा देने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। तो अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती हैं जिससे इनका संपीड़न संभव होता है। अब हम लोग देखते हैं द्रव अवस्था। ठीक है, अब हम देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था का ये क्रियाकलाप यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय आदि। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी का एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़लने पर क्या यह आसानी से बहता है? प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय वस्तुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ की कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब देखते हैं गैसीय अवस्था। इसको देखते हैं। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उसके सिरे को रबर के कार्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज से हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चाक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती हैं। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर से संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाती हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कारण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती हैं। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ठोस ABC पदार्थ तीनों की अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना भी किया जा सकता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो घनत्व द्रव्यमान आयतन बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। तो हम व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, पहले होगा वायु, फिर चिमनी का धुआं, और फिर होगा रुई, फिर होगा जल, फिर होगा शहद, और फिर होगा लोहा। यहाँ लिख देती हूँ। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो सारणीबद्ध यही है कि ठोस रहेगा, द्रव रहेगा, नहीं, पहले एक मिनट, इस तरह से करते हैं। पहले रहेगा गुण, फिर रहेगा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ठीक है, तो आकार, आयतन, दृढ़ता, कणों के बीच आकर्षण बल, कणों की स्थिति, संपीड़ितता, विसरण, ये सब गुण में रहेंगे। ठीक है, आकार, आकार क्या है? आकार गुण है। तो ठोस निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं होती हैं। तो कैसे मैं इसको ऐसे ही मैं बोल देती हूँ। ठीक है, तो ये गुण, एक मिनट, ठीक है, गुण, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पे आकार,
यहाँ पे होगा कि निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं होती हैं। और द्रव में होगा कि कोई निश्चित आकार नहीं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ये ले लेते हैं। और गैस में होगा, इसमें होगा कि कोई निश्चित आकार नहीं होता। आयतन, आयतन है कि निश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन होता है, और इसमें भी निश्चित आयतन होता है, द्रव में भी। और गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं है, यह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ले लेती है। दृढ़ता या तरलता, ये दृढ़ होते हैं। इसमें होगा गुड़ में, गुड़ दृढ़ता है या तरलता, ये और ठोस ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं हैं, ठीक है। और द्रव में ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं तथा बह सकते हैं। गैस ये बह सकते हैं। और कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में क्या होता है, अधिकतम होता है, और द्रव में क्या होता है, ठोस से कम होता है। और गैस में ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। कणों की स्थिति क्या होती है, बहुत बहुत पास पास होती है, किसमें, ठोस में। और द्रव में क्या होता है, कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात रिक्त स्थान होती है। और गैस में क्या होता है, कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होती है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरल बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा, घनत्व। तो चलिए टिप्पणी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब होता है कि पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल, ठीक है, अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं, द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। संपीड़ितता, संपीड़ितता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बाह्य दबाव बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ की इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीड़नीय होते हैं। गैसें सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती हैं। ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। तरल, तरलता दिया है कि पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। बर्तन में गैस का भरना, तो किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतर आणविक बल के कारण होता है। आकार, आकार है ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतर आणविक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता। गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है कि पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो
ठीक है। ठोस द्रव गैस, ठोस क्या होता है? अधिकतम होता है, और गैस क्या होता है? न्यूनतम। तो घनत्व तो बढ़ते हुए क्रम में ले लें। अब चलते हैं, अब यहाँ पे दिया है कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। इसका कारण क्या है? तो गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा उनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकी हैं तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। ठीक है। यह है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर बले बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते हैं तथा बहते नहीं हैं। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। कारण क्या है? तो हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम नगण्य होता है, इसलिए बहुत कम बाह्य बल उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों? तो बर्फ पानी के जमने से बनती है। किस लिए बनती है? बर्फ पानी के जमने से बनती है जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं। ठीक है। जिसकी संरचना में अधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है। इससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है, अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती हैं। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 के है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, इसे भी ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके
पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव के बदलने के जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। 0 डिग्री 273 पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस द्रव में उबलने लगता है उससे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जब जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड 273 प्लस 100 373 केल्विन। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न को प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया। 373 तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस द्रव और गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वाष्प ठोस में बदल जाते हैं। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इसे प्याली से ऊपर रख दें। इस कीप के सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने का क्या होगा? क्या इसके कण के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर एटीएम हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइसी कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ठीक है, तो इसको बोला है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो केल्विन में तापमान, केल्विन में तापमान केल्विन में तापमान 300, तो इसका यही होगा कि
200 जगह ही नहीं है ना, कैसे कोई करे। तो सेल्सियस में यहाँ पे मैं देखती हूँ, सेल्सियस में तो सेल्सियस में इसका तापमान होगा 300 माइनस, ठीक है, 273 कितना होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बी वाला देखते हैं, ये क्या कह रहा है, बी वाला 573। तो 573 माइनस, इसमें हो जाएगा 573 माइनस 273, तो बराबर कितना हो जाएगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो हमें पता है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, ठीक है, तथा 250 डिग्री जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च है। अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था भाप में बदल जाएगा। और बी क्या है, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों, क्योंकि 100 डिग्री पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है। ये देखते हैं किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। विधि, एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचने पर क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों के जल क्या हुआ? हम जानते हैं पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने के कारक हैं कि अब आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कारण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता से कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के
कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पालिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण अब आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के दो उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंद क्यों नजर आती है? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती हैं और यह द्रव अवस्था में बदल जाती हैं, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। अब वैज्ञानिक के पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब से में प्लाज्मा होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियान बल्ब के अंदर नियान गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थीं। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बेस कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेमैन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व 1/1000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बेस तैयार होता है। www.champ4kids.com पर लॉग ऑन करके पदार्थ की चौथी अवस्था, 5वीं अवस्था की और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतलता हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? ये तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है।
इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र में। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है। गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। ये देखते हैं गर्मी में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र पोरेस होते हैं, जिनसे पानी बाहर रिश्ता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके, घड़े और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, चूँकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके, घड़े का जल ठंडा हो जाता है। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण उतनी जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिसमें पसीना अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस प्रक्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। आपने क्या सीखा? तो द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों और व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व अस्खलित हो जाती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इसके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है; तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। तो कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए।
तो राशि है तापमान, लंबाई, संहति, भार, आयतन, घनत्व, दाब। तो तापमान का मात्रक है केल्विन, इसका प्रतीक है के। लंबाई का मात्रक है मीटर, इसका प्रतीक है यम। ठीक है, इसका प्रतीक है यम। संहति का मात्रक है किलोग्राम, इसका है प्रतीक केजी। भार का मात्रक है न्यूटन, एन से प्रदर्शित करते हैं। आयतन घन मीटर, यम से। घनत्व किलोग्राम प्रति केजी मीटर माइनस क्यू। दाब पास्कल पीए। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो निम्नलिखित तापमानों से को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। हम लोग ऊपर परिवर्तित किए थे, उसी प्रकार से है ये। जैसे मैं बताती हूँ, केल्विन में तापमान बराबर सेल्सियस में तापमान प्लस 273। ठीक है, प्लस 273। तो 293 प्लस सेल्सियस में तापमान प्लस 273 तो होगा सेल्सियस में तापमान बराबर 293 माइनस 273 तो होगा कितना 20 डिग्री। ठीक है, अब इसमें बी देखते हैं, बी वाला 573। तो इसी प्रकार सेल्सियस में तापमान होगा 470 माइनस 273 बराबर 197 डिग्री। तो जिस प्रकार से मैं बताई हूँ उसी प्रकार से ये वाला भी दोनों होगा। तो मैं बताई हूँ ये वाला 293 के से, और एक बताई हूँ 470 के से। तो आप लोग इसका निकाल लीजिएगा। अब मैं इसको देखती हूँ। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो 25 डिग्री और 373 डिग्री एक बता दे रही हूँ, एक वाला और एक आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका होगा, ठीक है, प्लस 273। तो टी बराबर 25 प्लस 273 बराबर 298 केल्विन। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। तो निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण यह है कि नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ठीक है, तो आखिर इसका कारण क्या है? तो नेपथलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ठीक है, आखिर इसका कारण क्या है? तो इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों से के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत देर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ऑक्सीजन, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन होगा, फिर होगा जल होगा, फिर होगा चीनी। कारण यह है कि ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। कारण यह है कि ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस चीनी में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। तो
निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? तो 25 डिग्री पर जल द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। पुष्टि हेतु कारण बताएं। इसको भी देख लेते हैं। 0 डिग्री पर जल ठोस बर्फ अवस्था तथा द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों 0 डिग्री ही है। और इसको देख लीजिए, 100 डिग्री पर द्रवीय अवस्था उबलना या गैसीय अवस्था वाष्पन दोनों संभव हो सकता है। तो 100 डिग्री पर द्रवीय अवस्था उबलना या गैसीय अवस्था वाष्पन दोनों संभव हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री जल का क्वथनांक है तथा 100 डिग्री पर जल वाष्प में भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इसको जल्दी से जल्दी, बहुत वीडियो बड़ा हो गया, 1 घंटा का हो गया। पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो कारण देना है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री तथा क्वथनांक 100 डिग्री है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है, परंतु निश्चित आकार नहीं होता। इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। ये देखिए, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है तथा यह दृढ़ होता है, बहता नहीं है। तो 273 पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो 273 केल्विन या 0 डिग्री पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा इतना होती है गुणे जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.34105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक की शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता। उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? तो भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि 373 केल्विन 0 डिग्री सेंटी तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तो निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो इसको हमें नामांकित करना है, तो चलिए नामांकित कर देते हैं। ऑलरेडी वीडियो तो 1 घंटे का हो ही गया। तो ये हमारा है संगलन, और बी वाष्पीकरण या वाष्पीकरण यह सी संघनन और डी जमाना, ई ऊर्ध्वपातन, एफ भी है ऊर्ध्वपातन। तो फ्रेंड इस तरह से वीडियो बड़ा हो गया। तो फ्रेंड जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, और जो नए व्यूअर है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक किए बिना मत जाइएगा प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड। बाय बाय, अगले वीडियो मिलते हैं।